एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई मिफ़त और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 69 है। और चैप्टर नंबर 4 का जो इसमें हमारा एंड का टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं टेस्ट योर सेल्फ वो रह गए थे। पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो टेस्ट योर सेल्फ 4.4 बुक आप लोग खोल लें अपनी और साथ साथ इसको समझते भी जाएं और नोट भी कर लें। Question number 1 is, why do ionic compounds have high melting and boiling points? ionic compounds जो हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ऐसे नाम से हमें जिस तरह से पता चल रहा है, दीज आर फॉर्म्ड due to the formation of ions. When positively charged ion and negatively charged ions, they come closer to each other. A strong electrostatic force of attraction is developed between the oppositely charged ions. तो अब क्या होता है कि जब strong electrostatic force of attraction develop हो जाएगी oppositely charged ions के दरमियान, a lot of energy is required or high temperature is required to break this strong electrostatic force of attraction. So this is the reason that ionic compounds they have high melting and boiling point. क्या होता है कि ionic compounds जो हैं ये oppositely charged ions के दरमियान electrostatic force of attraction की वजह से बनते हैं. So to break the ionic bond or electrostatic forces of attraction present between the oppositely charged ions, a very high temperature is required. That is why they have high melting and boiling point. To break strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions, high temperature is required. So ionic compounds have high melting points and boiling points. नोट्स में भी इसका आंसर दिया हुआ है और जो आपकी बुक है पेज नंबर 69 खोलें। इसमें जो पॉइंट नंबर 3 है शुरू में जो आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हुई है, इसमें एज आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस, सो अ ग्रेट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्सेस। या ग्रेट एनर्जी कहाँ से आएगी? वही जो मैंने चीज़ बताई है कि हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्सेस, सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं
एज आयनिक कंपाउंड्स, पॉइंट नंबर 3 एज आयनिक कंपाउंड से लेके ये पॉइंट जो है एंड तक। और जैसे मैंने बताया इसको भी कर सकते हैं, नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई व्हाट डू यू मीन बाय मेलेबिलिटी? मेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है? मेलेबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी चेंज इनटू शीट्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स वहाँ पे दिया हुआ है। मेलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी by which metals can be changed into शीट्स। मेटल्स किस में को हम चेंज कर सकते हैं? शीट्स में। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। अगर आपने नोट करना है तो इसको कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, what type of bond exists in sodium chloride? सोडियम क्लोराइड में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है? इन सोडियम क्लोराइड आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। इन सोडियम क्लोराइड। और कैसे बनता है कि सोडियम इट लूजेज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल एंड फॉर्म सोडियम आइन, कैटाइन। और क्लोरीन जो होता है इट हैज़ अ शॉर्टेज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट और वैलेंस शेल। तो ये क्या करता है? इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम एंड इट फॉर्म्स द एनाइन और क्लोराइड नेगेटिव आइन। A strong force of attraction is developed between these two oppositely charged ions and a bond is formed which is known as ionic bond. ठीक है? Then question number 4, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 तो अभी हमने, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही था, सॉरी नंबरिंग गलत हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज why are ionic compounds easily soluble in water? Why are ionic compounds easily soluble in water? आयनिक कंपाउंड्स कैसे इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और वो क्या करता है? इट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन present between the ions, so they are converted into the ions, so that is the reason they are easily soluble in water. Water has high due to which strong electrostatic forces of attraction
between oppositely charged ions are broken and ionic compound dissociates into ions and become soluble in water या dissolve in water। ये मैंने आपको अपनी वर्डिंग में बताया है, बुक में ये कहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 69 देखें। आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें जो फोर्थ पॉइंट है, दे डिज़ोल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। तो आयंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको, जो वाटर की प्रॉपर्टी है कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हाई होता है, वो इसको वीक कर देती है, जिसकी वजह से दे आर सॉल्युबल, इजीली सॉल्युबल इन वाटर और दे आर इजीली डिज़ोल्व इन वाटर। जो फोर्थ पॉइंट है वो भी इसका आंसर है। वो आप वो लिख लें, आप इसको ऐसे लिख लें जैसे मैंने बताया, या जैसे नोट्स में दिया हुआ है किसी तरीके से भी कर लें। मकसद ये कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स वाटर में क्यों डिज़ोल्व हो जाते हैं। कि वाटर की प्रॉपर्टी है कि इट हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट which decrease the forces of attraction between the oppositely charged ions, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू दी आयनिक कंपाउंड, दे प्रोड्यूस आयंस इन द वाटर, सो दे आर इजीली डिज़ोल्व्ड और सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पहले डिस्कस कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, why do the covalent compounds of bigger size molecules have high melting points? Why do covalent compounds of bigger size molecule have high melting points? जो कोवलेंट्स कंपाउंड्स होते हैं जिनका साइज़ बिगर होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है? कोवलेंट कंपाउंड जो बिगर साइज़ के होते हैं, दे फॉर्म 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स और दे अरेंज देमसेल्व्स इन सच अ वे दैट दे फॉर्म 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स। वो क्या बनाते हैं? दे कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ बिगर साइज, कोवलेंट कंपाउंड of bigger size form 3-dimensional crystals. They are hard and rigid, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स और हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, सो दैट इज़ द रीज़न दैट कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ बिगर साइज दे हैव हाई मेल्टिंग एंड पॉइंट। इसके आगे आप क्या लिखेंगे कि हाई एनर्जी और लॉट ऑफ एनर्जी
is required to break these crystals so they have high melting points। और बुक में ये कहाँ दिया हुआ है, पेज नंबर आप खोलेंगे 69, कोवलेंट कंपाउंड्स की हेडिंग देखिए, उसमें जो 4th पॉइंट है, लार्ज मॉलिक्यूल्स विथ 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म कोवलेंट क्रिस्टल्स विच आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्रिस्टल्स बनाते हैं और वो स्टेबल होते हैं, हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्योंकि उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी, जब हम उसको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी और वो फिर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी रिक्वायर होती है, जो कि हाई टेम्परेचर से आएगी। सो दैट इज़ वाई दे हैव स्ट्रॉन्ग और दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। नोट्स में भी दिया हुआ है ये, और ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स का जो 4th पॉइंट है, आप इसको वहाँ से भी कर सकते हैं या जैसे मैंने लिखा है आप इसको नोट कर लें, आप ये भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट ए एंड बी, 2 पार्ट्स हैं इसके। पार्ट ए क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन देम। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताना है इनके दरमियान, और उसकी बेस पे हमने प्रेडिक्ट करना है कि इनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है आयनिक के कोवलेंट। ठीक है, क्वेश्चन जो है बुक से आप देखें, व्हाट इज़ दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रेडिक्ट दी नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन देम। सो हम पहले 6 का जो ए है, H एंड Cl, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2 और क्लोरीन की होती है 3.2। इनके दरमियान हम डिफरेंस निकालेंगे, 3.2 माइनस 2.2, ठीक है, आ जाएगा 1.0। आप इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इट इज़ लेस देन 1.7, सो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बी पार्ट, हाइड्रोजन एंड सोडियम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 और सोडियम की होती है 0.9। नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन एंड सोडियम, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, सोडियम की 0.9, इसके आप डिफरेंस फाइंड आउट करें, 2.2 minus 0.9, it is equal to 1.3, so the difference is less than 1.7, so this bond is also covalent bond। कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट। इसके बाद हम सी करेंगे, पार्ट सी। सोडियम एंड आयोडीन। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 एंड आयोडीन की होती है 2.7। इसको आप माइनस करें, 2.7 माइनस 0.9, इट इज़ इक्वल टू 1.8। सो द डिफरेंस इज मोर देन 1.7, दैट इज़ 1.8, द बॉन्ड विल बी आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट डी, पोटेशियम क्लोराइड, K एंड Cl। पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.8 एंड क्लोरीन की होती है 3.2। इसको माइनस करते हैं हम, 3.2 और 0.8,
2.4. So the difference is more than 1.7. So this bond is also ionic bond. So हमने डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लिया और नेचर भी बता दी कि इन कंपाउंड्स में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। जो पहले दो कंपाउंड्स हैं उनमें डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 1.7 से कम है, सो द बॉन्ड्स विल बी कोवलेंट। और जो सी और डी है इसमें डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा है, सो बॉन्ड्स विल बी आयनिक बॉन्ड। जो इसका बी पार्ट है, कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अरेंज दीज कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग आयनिक स्ट्रेंथ। कि अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ में आपने अरेंज करके रखना है। तो सबसे पहले जो है इसमें आएगा HCl, उसका जो डिफरेंस था कि कैसे बढ़ता है, उसमें जो डिफरेंस था हमारे पास दैट वाज 1.0। तो सबसे कम डिफरेंस जो है उसमें था, तो इसको आप लिखेंगे HCl सबसे कम डिफरेंस, सबसे वीकर ये होगा। देन उसके बाद जो है हाइड्रोजन और सोडियम, देन सोडियम एंड आयोडीन, और उसके बाद आ जाएगा पोटेशियम एंड क्लोरीन। ये ग्रेटर देन का साइन मैंने लिखा है कि सबसे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आयनिक से सबसे स्ट्रॉन्ग जो है आयनिक बॉन्ड इसमें होगा, फिर ये और ये जो है इसकी ये है को दोनों में कोवलेंट बॉन्ड है, तो इनकी स्ट्रेंथ जो है कम होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ दी आयनिक बॉन्ड। सो ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। कम टू दी पेज 72। MCQs जो है वो अब हम कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, दे वांट टू डिस्पर्स। सो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से? बिकॉज दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। सी ऑप्शन करेक्ट होगी। दे वांट to attain stability. Question number 2, MCQ number 2. An atom having 6 electrons in its valence shell will achieve noble gas electronic configuration by gaining 1 electron, losing all electrons, gaining 2 electrons, losing 2 electrons. valence shell में 6 electrons हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस से कैसे रिजेंबल करेगी? वैलेंस शेल में 6 है, तो अब हमने जब इसको पढ़ा था तो साइन ऑफ द स्टेबिलिटी इज़ टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। सो इट इज़ ईजियर फॉर दिस एटम टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स outermost or the valence shell. So it complete or it gains the electronic configuration of the noble gas by gaining 2 electrons. C option correct. इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये प्रेफर करेगा एलिमेंट कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किससे पे रिजेंबल करेगी? टू दी नोबल गैसेस। MCQ नंबर 3, considering the electronic configuration of atom, which atom with the given atomic number will be the most stable one?
ऑप्शंस दी हुई हैं 6, 8, 10 एंड 12 कि अगर हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करें तो किस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मोस्ट स्टेबल होगी। अच्छा, अब इसमें बच्चे अमूमन कंफ्यूज होके इसका जो आंसर है पहले मैं आपको बता देती हूँ, C10 है। बच्चे अमूमन इसमें बी को करेक्ट कर देते हैं क्योंकि जहन में ये बात बैठी होती है, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज़ द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। पहले में 6 है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उन्होंने वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं दी हुई, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है किसकी, एलिमेंट की। यानी कि पहले में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि पहले शेल में 2 आएंगे और सेकंड में कितने आएंगे, 4। बी में क्या है, पहले में 2 आएंगे और सेकंड में क्या आएंगे, 6। सी में क्या है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जो डी है उसमें पहले शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 2। अब जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट बनती है स्टेबल, क्योंकि उसमें वैलेंस शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहा है। 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहले शेल में होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होंगे। सो दिस इज़ द रीज़न कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्टेट रूल इज़ अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। Eight electrons. Then fifth, transfer of electrons between atom results in ionic bond. B option. Sixth, when an electronegative element combines with an electropositive element, the type of bonding is ionic. B option, ionic. Seventh, a bond formed between two non-metal is expected to be covalent. Eighth, a bond pair in covalent molecule usually has 2 electrons. पेयर से पता चल जाता है कि 2 electrons. Ninth, which of the following compounds is not directional in its bonding? B, KBr. बाकी जो कंपाउंड्स दिए हुए इनमें दोज आर कोवलेंट, उनमें ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से पोलर पोल्स बनेंगे, तो उनमें वो डायरेक्शनल होंगे, जबकि ये आयनिक बॉन्ड है इसमें तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। 10th, आइस फ्लोट्स ऑन दी वाटर बिकॉज सी ऑप्शन जो है वाटर इज डेंसर देन आइस। वाटर इज denser than ice. टेंथ के बाद 11, covalent bond involves the sharing of electrons. C option. Then 12th, how many covalent bonds does C2H2 molecules have? C2H2 molecules में कितने covalent bond present हैं? बच्चे अमूमन इसको भी गलत करते हैं, इसका पहले आंसर मैं आपको बता दूं, D5। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड नहीं पूछ रहे कि इसमें कौन सी टाइप है, इसमें पूछ रहे हैं कितने कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। C2H2, इसको आप लिख के देखें, C2H2
H2, यानी कि 2 कार्बन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स। तो कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड होगा, 1 2 3। इस तरह से इसका दोनों कार्बन के ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डुप्लेट जो है दोनों का कंप्लीट होता है। नाउ काउंट दीज बॉन्ड्स, 1 2 3 4 5। सो 5 कोवलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन C2H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। देन 13, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डज अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, 6। और अगर पेयर का पूछा जाएगा तो 3 पेयर्स आर इन्वॉल्व, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। देन 14, विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल हैज सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। जो नीचे पेयर दिए हुए इनमें एक तरह के कोवलेंट टाइप, यानी कि एक तरह की टाइप के बॉन्ड्स किस में प्रेजेंट होंगे, यानी कि दोनों में एक जैसा होना चाहिए। अगर एक में सिंगल है तो दूसरे में भी सिंगल हो, अगर एक में डबल कोवलेंट बॉन्ड है दूसरे में भी डबल हो, और अगर एक में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है तो दूसरे में भी ट्रिपल। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, क्योंकि इन दोनों में ऑक्सीजन में और C2H4 में क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड इज़ प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन। 15th, आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते। सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, बेंजीन, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है, C6H6। बाकी जो है वो क्या है, आयनिक कंपाउंड्स। 16th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिसेंट मॉलिक्यूल। इसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी किस में है, बी ऑप्शन, BF3। ये हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड में इसकी एग्जांपल पढ़ी थी और रीज़न भी पढ़ा था कि बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो 3 फ्लोरीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के बाद स्टिल इसके पास शॉर्टेज होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो इट इज़ डेफिसेंट इन electrons. 17, identify which pair has polar covalent bond. D option, water and HCl। इनमें polar covalent bond होता है due to the difference in the electronegativity. Then 18th, which one of the following is the weakest force among the atoms। एटम्स के दरमियान वीकेस्ट फोर्स कौन सी होगी, कोवलेंट फोर्स। इसमें भी तो अमूमन बच्चे कन्फ्यूजन से गलती कर देते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को टिक कर देते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है दैट इज़ बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान अगर हम पूछा जाएगा कि ओवरऑल पूछा जाएगा कि विच वन इज़ द वीकेस्ट फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। इसमें उन्होंने पूछा विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज़ दी वीकेस्ट फोर्स अमंग दी एटम्स। तो आयनिक, मेटालिक और कोवलेंट फोर्स ये एटम्स के दरमियान होती है। तो इन तीनों में से जो वीकेस्ट होगी दैट इज़ द कोवलेंट फोर्स। सी ऑप्शन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको अगर आपने टिक नहीं करना, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो वीकेस्ट ज़रूर होती है लेकिन वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि एटम्स के दरमियान वीकेस्ट फोर्स कौन सी है, दैट इज़ दी कोवलेंट फोर्स। सो MCQs हमने कर लिए। अब हमारी एक्सरसाइज रहेगी जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जितना टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं और MCQs को इसको अच्छे तरीके से आप समझ लें जो मैंने समझाया, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से करें। तमाम आंसर्स MCQs के भी और जो टेस्ट योर सेल्फ है आपके नोट से भी दिए हुए, मैंने भी यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको नोट कर लें और अच्छे तरीके से समझ के इसको याद कर लें। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।